नमस्कार स्टूडेंट्स, दर्शन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा अधिगम। जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे अधिगम के प्रकार। संज्ञानात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक अधिगम बौद्धिक विकास तथा ज्ञान अर्जित करने की समस्त क्रियाओं पर आधारित होता है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है संज्ञानात्मक अधिगम को। इसका पहला पार्ट है प्रत्यक्षात्मक अधिगम। जब किसी वस्तु को देखकर, सुनकर या स्पर्श करके उसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसे प्रत्यक्षात्मक सीखना कहते हैं, जो हम शैशव और बाल्यावस्था में देख सकते हैं। इसका उदाहरण प्रत्यात्मक अधिगम। जब बालक साधारण ज्ञान या अनुभव प्राप्त कर लेता है तो वह तर्क, चिंतन और कल्पना के आधार पर सीखने लगता है। इस प्रकार वह अपने अमूर्त बातें सीख जाता है। इसी को प्रत्यात्मक अधिगम कहते हैं। इसी का तीसरा पार्ट है सहचर्यात्मक अधिगम। जब पुराने ज्ञान तथा अनुभव के द्वारा किसी नवीन तथ्य को सीखा जाता है तो इसे सहचर्यात्मक सीखना कहते हैं। प्रत्यात्मक सीखने में सहचर्य होने की क्रिया स्वाभाविक रूप से होती रहती है। सेकंड प्रकार है इसका संवेदनात्मक अधिगम। उस सीखने को संवेदनात्मक अधिगम कहते हैं जब सीखना संवेदनशील क्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रकार के सीखने में कामक क्षमताओं का प्रशिक्षण होता है। इसमें किसी कौशल के कार्य को सम्मिलित किया जाता है। कौशल के कार्य जैसे सीखना, तैरना, साइकिल चलाना, टाइप करना। वैसे ही हमारा थर्ड अधिगम है गामक अधिगम। जिस सीखने में अंग संचालन तथा गति पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है उसे गामक अधिगम कहते हैं। इसमें समस्त शारीरिक कुशलताओं के कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। इनके उदाहरण हम ले सकते हैं। शारीरिक कुशलता गामक क्रियाएं जो शैशवावस्था में बालक करता है, जैसे देखना, सिर उठाना, बैठना या फिर चलना। शारीरिक गतिविधि या ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग से की गई क्रिया ही गामक क्रियाएं कहलाती हैं। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इसमें अधिगम का प्रमुख और पहला कारक है शिक्षार्थी से संबंधित कारक। इसको भी डिवाइड किया गया है सीखने की प्रक्रिया में। शिक्षार्थी का पहला इसमें आएगा आयु एवं परिपक्वता। शिक्षार्थी की आयु एवं परिपक्वता सीखने की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। कोई भी शिक्षार्थी अपनी आयु के अनुरूप परिपक्वता को प्राप्त नहीं कर पाता है। जैसे इसमें दिया हुआ एक बालक कक्षा 5 का विद्यार्थी है जिसकी आयु 9 वर्ष है तथा वह आयु की दृष्टि से तो पूर्णतः परिपक्व है। उसी कक्षा में दूसरा छात्र 11 वर्ष का है और आयु की दृष्टि से पूर्ण परिपक्व नहीं है। यदि दोनों छात्रों को एक समान परिस्थिति में अध्ययन कराया जाए तो पहला छात्र आयु के अनुसार परिपक्व है और अधिक गति से सीखेगा, परंतु दूसरा परिपक्व नहीं है तो वो धीमी गति से सीखेगा। तो यह आयु की परिपक्वता कहलाती है। इसी में हमारा सेकंड रहेगा स्वास्थ्य। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य निर्भर है सीखने की क्रियाओं में। जिस प्रकार हमारी शारीरिक एक्टिविटीज़ जरूरी है उसी प्रकार मानसिक एक्टिविटीज़ भी जरूरी है। तो मानसिक रूप से अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हमारा मस्तिष्क कार्य करेगा। इसी प्रकार इसमें थर्ड है बुद्धि। सीखने की प्रक्रिया में बुद्धि का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि द्वारा ही निश्चित किया जाता है कि शिक्षार्थी के सीखने की गति या उसकी कैपेसिटी कितनी है। प्रतिभाशाली बालकों में सीखने की गति तीव्र होती है, जबकि सामान्य बुद्धि लब्धि वाले कारकों में सीखने की गति धीमी होती है। तो सीखने की गति में बुद्धि लब्धि का अधिक प्रभाव है। उसी प्रकार नेक्स्ट है रुचि। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाकर बालक का कार्य रुचि, मतलब सीखना रुचिपूर्ण होना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी प्रकरण या विषय को सीखने के प्रति बालक क्या रुचि रखता है। रुचि छात्र की सीखने की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। नेक्स्ट है अवधान। सीखने की प्रक्रिया में अवधान की भी महत्वपूर्ण योग्यता है, महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि
छात्रों के मानसिक स्तर एवं योग्यता अनुकूल है तो निश्चित रूप से छात्र अवधान उस विषय की ओर होगा तथा सीखने की प्रक्रिया तीव्र गति से संपन्न होगी। अवधान से तात्पर्य है अटेंशन। क्षमता के ऊपर के स्तर का है तो छात्र का अवधान उस विषय पर केंद्रित नहीं होगा, सीखने की प्रक्रिया असफल हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें मेन है शिक्षार्थी का अटेंशन होना। नेक्स्ट है अभिवृद्धि अर्थात ग्रोथ। अभिवृद्धि का आशय है कि व्यापक रूप से लिया जाता है, इसमें छात्र की शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक अभिवृद्धि के तथ्यों को स्वीकार किया जाता है। छात्र शारीरिक, मानसिक एवं शैक्षिक अभिवृद्धि को प्राप्त करता है और सीखता है। नेक्स्ट इसी में आता है अभिप्रेरणा। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि किसी छात्र को सीखने के लिए प्रेरणा प्रदान की जाएगी तो वह सीखने में अधिक प्रक्रिया के रूप में रुचि ले सकेगा। उदाहरण के लिए अभिभावकों द्वारा छात्रों को यह कहकर अध्ययन के लिए प्रेरित किया जाता है कि उनके 90% अंक पाने पर उनको बाइक दिला जाएगी। अभिप्रेरणा हम मोटिवेशन से, इसका तात्पर्य मोटिवेशन, अगर बालक को हम कोई भी कार्य करने के लिए कहा जाते हैं तो उसको वो कार्य अच्छे और पूर्ण करने के लिए उसे मोटिवेशन दिया जाता है या लालच दिया जाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं जैसे कि अगर आप 10th में पास आउट होते हैं या अच्छी रैंक आपकी आती है तो पेरेंट्स द्वारा प्रॉमिस किया जाता है कि अगर आप 10th में अच्छे मार्क्स लाएंगे तो हम आपको बाइक दिलाएंगे। ऐसे कई उदाहरण हम ले सकते हैं अभिप्रेरणा के, ताकि बच्चा इस मोटिवेशन के लिए ही कुछ कार्य करने की कोशिश करता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शिक्षक से संबंधित कारक, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके बाय।